नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में व्यावहारिक धरातल पर पुलिस की आवश्यकता के लिए भावी प्रौद्योगिकी अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश भर के पुलिस बलों के लिए अंतः संचालनीय प्रौद्योगिकी समय की जरूरत। राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल, नए मंत्रिमंडल में 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। स्वदेश विकसित मिसाइल नाशक आईएनएस विशाखापत्तनम को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी गुवाहाटी में नैनो टेक्नोलॉजी और भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्रों का उद्घाटन किया। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पैनोरमा खंड का उद्घाटन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं से भारत आकर शूटिंग करने का आग्रह किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच कोलकाता में जारी और इटली में एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने नोवाक जोकोविक को हराया। खिताब के लिए डेनिल मेदवेदेव से खेलेंगे। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विशाल शर्मा। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1 अरब 10 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम अपने श्रोताओं को सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यावहारिक धरातल पर पुलिस की आवश्यकता के लिए भावी प्रौद्योगिकी के अनुकूलन और अंतः संचालनीय प्रौद्योगिकी के विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश भर के पुलिस बलों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री आज लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कल और आज इस सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लिया। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 62 महानिदेशक और महानिरीक्षक तथा लखनऊ में सीएपीएफ और सीपीओ के महानिदेशक शामिल हुए। सम्मेलन में देश भर के खुफिया विभाग के कार्यालयों से 400 से अधिक विभिन्न रैंक के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। आज दोपहर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने पुलिस संबंधी सभी घटनाओं के विश्लेषण और केस स्टडी के विकास का आह्वान किया ताकि इस तरह की घटनाओं से सीखने की संस्थागत व्यवस्था विकसित की जा सके। उन्होंने सम्मेलन को ऑफलाइन और ऑनलाइन आयोजित किए जाने की सराहना की क्योंकि इससे विभिन्न पदों पर तैनात अधिकारियों के बीच सूचना का मुक्त रूप से प्रवाह सुनिश्चित हुआ। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान चर्चा में भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। श्री मोदी ने खुफिया ब्यूरो के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया। पहली बार प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार विभिन्न राज्यों के आईपीएस अधिकारियों ने समकालिक सुरक्षा मुद्दों पर लेख भी प्रस्तुत किए, जिससे सम्मेलन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में पहले फेरबदल में आज 15 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 11 विधायकों को कैबिनेट मंत्री और 4 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर बाद राजभवन में हुआ। 6 विधायकों को पहली बार मंत्री बनाया गया है। ये हैं हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, गोविंद राम मेघवाल और शकुंतला रावत। पिछले साल विद्रोही रुख के कारण मंत्रिमंडल से हटाए गए विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री टीकाराम जूली, ममता भूपेश और भजनलाल जाटव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।
जाहिदा बृजेंद्र सिंह औला, राजेंद्र गूढ़ा और मुरारीलाल मीणा को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। गहलोत सरकार अगले महीने सत्ता में 3 साल पूरे करेगी। एक रिपोर्ट। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों में से राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं सरकार को समर्थन दे रहे 10 से ज्यादा निर्दलीय विधायकों में से एक को भी मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली है। मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद 13 जिले ऐसे हैं जहां से मंत्रिपरिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि जयपुर और भरतपुर जिलों से सबसे ज्यादा 4 मंत्री बनाए गए हैं। जिन मंत्रियों ने आज शपथ ली है उन्हें जल्द ही विभागों का आवंटन किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ करीब 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने की भी चर्चा है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाने की उम्मीद है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने महाराष्ट्र के भाजपा नेता विनोद तावड़े को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। श्री तावड़े जाने माने मराठा नेता हैं और उन्होंने प्रदेश भाजपा संगठन में कई पदों पर काम किया है। वे कोंकण और मुंबई में लोकप्रिय हैं। जून 2019 में श्री तावड़े को देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था और बाद में अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए टिकट नहीं दिया गया था। ऋतुराज सिन्हा और आशा लाखड़ा को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष और शहजाद पूनावाला को पार्टी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा है कि राज्य सरकार महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम एमएसआरटीसी के हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने को तैयार है। एमएसआरटीसी के कर्मचारियों की हड़ताल का आज 25वां दिन है। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि कर्मचारी एमएसआरटीसी का राज्य सरकार में विलय की मांग कर रहे हैं। ये कर्मचारी 28 अक्टूबर से हड़ताल पे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर नियुक्त समिति की रिपोर्ट को कर्मचारियों की मांग की गंभीरता से जांच करेंगी। उन्होंने एमएसआरटीसी के कर्मचारियों से भी अपील की कि वे उन नेताओं की बात न सुने जो केवल राजनीति में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से कर्मचारी अपना भविष्य खतरे में डालेंगे। इस बीच राज्यव्यापी विरोध हर गुजरते दिन तेज होता जा रहा है। वहीं दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के एक वर्ग ने फिर से कहा है कि जब तक सरकार विलय की उनकी मांग पर फैसला नहीं ले लेती तब तक वे झुकेंगे नहीं। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना की ताकत में वृद्धि करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मुंबई में नौसैनिक बंदरगाह पर स्वदेश विकसित मिसाइल नाशक पोत आईएनएस विशाखापत्तनम का जलावतरण किया। ये विध्वंसक पोत युद्ध चुनौतियों से निपटने में नौसेना की क्षमता और ताकत बढ़ाने में सक्षम है। इसके साथ ही विशाखापत्तनम श्रेणी के 4 विध्वंसक पोतों में से पहला पोत नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र अधिक आत्मनिर्भर हो रहा है। उल्लेखनीय है कि हमारी नेवी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में इंडिजिनाइज्ड शिप और सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग आदि में पहले से बहुत आगे रही है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ते हुए नेवी ने वर्ष 2014 में 75% AON तथा 66% कास्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट इंडियन वेंडर्स को दिए हैं तथा लगभग 90% नेवल एम्यूनिशन का इंडिजिनाइजेशन हुआ है। इसके अतिरिक्त पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से नेवी के मॉडर्नाइजेशन बजट का 2/3 से अधिक भाग स्वदेशी खरीद पर ही खर्च किया गया है। आईएनएस विशाखापत्तनम के कमांडिंग ऑफिसर बीरेंद्र सिंह ने बताया कि नौसेना में शामिल होने के बाद इस पोत के कुछ और परीक्षण किए जाएंगे। The indigenous ship design and construction in India plays a pivotal role in growth of national economy and fulfillment of national security objectives.
especially so when viewed in the context of consistent growth in sea trade, the need to safeguard strategic sea lanes and maritime frontier. The commissioning of INS Visakhapatnam comes at a very crucial time when, along with the persistent COVID-19 pandemic, नौसेना 25 नवंबर को पनडुब्बी वेला का भी जलावतरण करेगी और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वेला प्रोजेक्ट 75 श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती श्रृंखला की पहली कड़ी के अंतर्गत आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के शौर्य और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 पर सुना जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी गुवाहाटी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वरीयता प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ वरीयता हासिल करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने आज गुवाहाटी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में अत्याधुनिक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया। उन्होंने शोध और शिक्षा तथा समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आईआईटी गुवाहाटी के प्रयासों की सराहना की। श्री प्रधान ने कहा कि आईआईटी गुवाहाटी को आपदा प्रबंधन, जैव विविधता आधारित शोध, स्वच्छ ऊर्जा विकास, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और छात्रों के बीच उद्यमिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस अवसर पर उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर पुस्तक का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू भी मौजूद थे। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह ने सिने प्रेमियों के लिए मंच उपलब्ध कराया है, जहां वे विश्व भर की फिल्मों के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म समारोह के दौरान भारतीय पैनोरमा का उद्घाटन किया। इस वर्ष भारतीय पैनोरमा श्रेणी के अंतर्गत आधिकारिक रूप से 24 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शन के लिए चुनी गई हैं। चुनी हुई फिल्मों में भारत के कोने कोने से बड़े पर्दे की नई फिल्में शामिल की गई हैं। इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उचित विषय वस्तु भारतीय सिनेमा को वैश्विक दर्शकों के लिए आकर्षक बना सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभा, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी नहीं है और वे विश्व को यहां फिल्में बनाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। श्री ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को भी भारत में शूटिंग के लिए आमंत्रित किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो क्षेत्रीय है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कैसे बनाएं। एंड टुडे दैट इज पॉसिबल इफ यू आर क्रिएटिंग द राइट कंटेंट, देन it is not restricted only to the regional language, it becomes national and international soon. We have the talent amongst us, the technology, the skilled manpower. So we can offer to the world the platform to come and shoot in India, film in India, and also to have the post-production hub in India. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने केंद्रीय मंत्री के साथ उद्घाटन फिल्मों के निर्माताओं और अन्य कार्मिकों को सम्मानित किया। इनमें फीचर फिल्म श्रेणी में सेमखोर और गैर फीचर फिल्म श्रेणी में वेद द विजनरी शामिल है। इन फिल्मों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भारतीय पैनोरमा के प्रदर्शित की जाने वाली सेमखोर दिमासा भाषा की फिल्म है। इसकी निर्देशक एमी बरुआ ने फिल्म के चयन और इसे सम्मानित किए जाने के लिए इफी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि फिल्म में सामाजिक वर्जनाओं के खिलाफ असम के दिमासा समुदाय के संघर्ष को दिखाया गया है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में वेद द विजनरी के निर्देशक राजीव प्रकाश ने कहा कि ये फिल्म उनके पिता प्रकाश झा के फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रगतिशील दृष्टि और धैर्य को दर्शाती है। फिल्म में उनके योगदान को दर्शाया गया है, जो सिनेमा के इतिहास में अमिट रहेगा। फिल्म समारोह के दौरान आज से 75 क्रिएटिव माइंड्स प्रतियोगिता भी आधिकारिक रूप से शुरू हुई। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक मधुर भंडारकर ने फिल्म निर्माण के बारे में मास्टर क्लास का संचालन किया। नए फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अच्छी फिल्में बनाने के लिए उन्हें अपने कथानक पर पूरा भरोसा होना चाहिए। फिल्मोत्सव के आज के कार्यक्रमों में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन महत्वपूर्ण रहा। इसमें देश भर से 75 प्रतिभाशाली सिनेमा विद्यार्थियों ने भाग लिया।
इनमें बिहार से सबसे कम आयु के 11वीं कक्षा के 16 वर्षीय विद्यार्थी आर्यन कुमार शामिल थे। संवाददाता सम्मेलन में आर्यन ने फिल्म में अपनी रुचि के बारे में बताया। Thanks to organizers and ministers for providing such opportunities so that I can attend this festival। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ और मैं फिल्म मेकिंग में अपना करियर देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जितने भी 75 मेंबर्स आए हैं वो सारे बहुत अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब बहुत एक्सपीरियंस है। तो उनसे इंटरेक्शन हो रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर शेयर हो रहा है, इंस्टाग्राम ID, जो कि मेरे काम आएगा आगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा प्रतिभाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विशिष्ट प्रतिभा का चयन वरिष्ठ जूरी ने किया था। मुख्य फिल्मोत्सव के साथ छठा ब्रिक्स फिल्मोत्सव भी आज से आयोजित किया गया है। इसमें ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की फिल्में दिखाई जाएंगी। ये पांचों देश कंट्री ऑफ फोकस के अंतर्गत शामिल हैं और इस खंड में 8 फिल्में दिखाई जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में व्यवहारिक धरातल पर पुलिस की आवश्यकता के लिए भावी प्रौद्योगिकी अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश भर के पुलिस बलों के लिए अतः संचालनीय प्रौद्योगिकी समय की आवश्यकता है। राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल, नए मंत्रिमंडल में 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। स्वदेश विकसित मिसाइल नाशक INS विशाखापट्टनम को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT गुवाहाटी में नैनो टेक्नोलॉजी और भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्रों का उद्घाटन किया। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय पैनोरमा खंड का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं से भारत आकर शूटिंग करने का आग्रह किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच कोलकाता में जारी। और इटली में ATP फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव ने नोवाक जोकोविच को हराया। खिताब के लिए डेनिल मेदवेदेव से खेलेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि देश के सभी बच्चों को न्याय मिल रहा है या नहीं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में श्रीमती ईरानी ने कहा कि लोकतंत्र की सही पहचान यही है कि वो बच्चों के संरक्षण के लिए कैसी व्यवस्था करता है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कई उपाय किए हैं। हमने मंत्रालय के माध्यम से कई प्रयासों को किया है। देश की संसद में पॉक्सो और JJ एक्ट को अमेंड करने के माध्यम से राष्ट्र भर में बच्चों के लिए जो उत्पन्न हुई चिंतन या चिंता थी उसको प्रतिबिंबित करने का हमने प्रयास किया है। बट सोसाइटी इज एवर चेंजिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स आर डायनामिक एंड हेंस इट इज इनकम्बेंट अपॉन अस दैट वी इवॉल्व विद टाइम एंड बी रेडी विद सॉल्यूशंस फॉर द चैलेंजेस दैट प्रेजेंट देमसेल्व्स। आज विश्व टेलीविजन दिवस है। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा कि दूरदर्शन में भी काफी परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन ने एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमिशन युग को अलविदा कह दिया और डायरेक्ट टू मोबाइल टेरेस्ट्रियल की दिशा में आगे बढ़ गया है। दूरदर्शन निदेशालय और दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का आखिरी मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना लिए हैं। भारत पहले ही 2-0 से बढ़त बनाकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। 2020 श्रृंखला के बाद दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बृहस्पतिवार से कानपुर में खेला जाएगा। इटली में ATP फाइनल्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 7-6, 4-6, 6-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। आज रात फाइनल में उनका सामना रूस के डेनिल मेदवेदेव से होगा। मेदवेदेव ने नॉर्वे के कैस्पर रूट को हराकर फाइनल में जगह बनाई। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था।
धरोहर प्रत्येक सोमवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज महान स्वाधीनता सेनानी, क्रांतिकारी और कवि केसरी सिंह बारहट की जयंती है। उनका जन्म 21 नवंबर 1872 को राजस्थान के शाहपुरा में हुआ। केसरी ने राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता पर अनेक कविताएं लिखी। 1891 से केसरी सिंह ने अपने पिता कृष्ण सिंह बारहट के साथ मेवाड़ के महाराणा के यहाँ कार्य शुरू किया। प्रशासन में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण केसरी सिंह ने 1893 में नौकरी छोड़ दी। उनका विश्वास था कि सामान्य सैनिकों, राजपूतों, चारणों और राजपूताना की अन्य लड़ाकू जातियों को संगठित करके सेना बनाई जाए तो राजपूताना ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार क्रांति की ज्वाला शेष भारत में भी फैल जाएगी। वे रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। केसरी सिंह रिवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए। 1910 में केसरी सिंह ने वीर भारत सभा की स्थापना की। वे सशस्त्र क्रांति की तैयारी के लिए विश्व युद्ध की शुरुआत से ही इस कार्य में जुट गए। उन्होंने बनारस के क्रांतिकारियों को कारतूस का पार्सल भेजा और रियासतों और ब्रिटिश सेना के सैनिकों से संपर्क किया। ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह, षड्यंत्र और हत्या के आरोप में केसरी सिंह को 21 मार्च 1914 को शाहपुरा में गिरफ्तार कर लिया और बिहार में हजारीबाग केंद्रीय कारागार भेज दिया। अप्रैल 1920 में रिहाई के बाद केसरी सिंह वर्धा गए, जहां उन्होंने साप्ताहिक अखबार राजस्थान केसरी की शुरुआत की। 1919 में ठाकुर केसरी सिंह बारहट ने गांधी जी से मुलाकात की और उनकी सलाह पर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वे अगले वर्ष उसे अजमेर ले गए। 14 अगस्त 1941 को ठाकुर केसरी सिंह बारहट का निधन हो गया। आज क्रांतिकारी, स्वाधीनता सेनानी, पत्रकार और विधायक देशबंधु गुप्ता की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 21 नवंबर 1901 को पानीपत में हुआ था। उनका नाम रतिराम गुप्ता था। स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा गांधी ने उन्हें देशबंधु की उपाधि दी। वे आर्य समाज के सदस्य थे। किशोरावस्था में वे प्रायः सड़कों पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के बाद वे लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी जैसे पार्टी के बड़े नेताओं के करीब आ गए। लाला लाजपत राय ने उन्हें करनाल में कांग्रेस समितियां गठित करने की जिम्मेदारी सौंपी। गुप्ता संविधान सभा के सदस्य थे। वे स्वतंत्र प्रेस के बड़े पक्षधर थे। वे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को विधानसभा का दर्जा देने के हिमायती थे। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद के साथ रोजाना तेज समाचार पत्र शुरू किया। मशहूर पत्रकार रामनाथ गोयनका के साथ मिलकर उन्होंने चेन्नई में द इंडियन न्यूज क्रॉनिकल शुरू किया। 21 नवंबर 1951 को
देशबंधु गुप्ता का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद रामनाथ गोयनका ने उस अखबार का नाम द इंडियन एक्सप्रेस कर दिया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर शहर और आसपास के गांवों में बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। बाढ़ का पानी उपनगरीय क्षेत्रों और कई गांवों में प्रवेश कर गया है। दक्षिण और पूर्व को जोड़ने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्य रेल और सड़क मार्गों का संपर्क कट गया है। पेन्ना नदी में बाढ़ से व्यापक तबाही हुई है। नेल्लोर जिले में स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजीव शर्मा के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल तमिलनाडु में वर्षा प्रभावित जिलों का दौरा करेगा और क्षेत्र में हुई क्षति का आकलन कर केंद्र सरकार को सिफारिश करेगा। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि ये दल कल से क्षेत्र का जायजा लेना शुरू कर देगा। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरा छाए रहने के आसार हैं। मुंबई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने तथा सामान्य बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। इन स्थानों में न्यूनतम तापमान 0 से 9 डिग्री नीचे और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी और आइजोल में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश होने की संभावना है। अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहेगा और दिन में आसमान साफ रह सकता है। न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। तमिलनाडु केंद्रीय दल 24 नवंबर को दिल्ली लौटने से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। राज्य के मुख्य सचिव वीआई अंबु के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने आज सचिवालय में केंद्रीय दल के साथ बैठक की। केंद्रीय दल के समक्ष वर्षा और इससे उत्पन्न चुनौतियों पर एक प्रस्तुति दी गई। राज्य सरकार ने वर्षा से हुई क्षति की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार से 2,629 करोड़ रुपए की मांग की है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से तत्काल 550 करोड़ रुपए की राहत की अपील की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में व्यावहारिक धरातल पर पुलिस की आवश्यकता के लिए भावी प्रौद्योगिकी अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश भर के पुलिस बलों के लिए अंतः संचालनीय प्रौद्योगिकी समय की जरूरत। राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल, नए मंत्रिमंडल में 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। स्वदेश विकसित मिसाइल नाशक आईएनएस विशाखापत्तनम को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी गुवाहाटी में नैनो टेक्नोलॉजी और भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्रों का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश में भारी बाढ़ से राज्य के दक्षिण और पूर्व को जोड़ने वाले मुख्य रेल और सड़क मार्गों का संपर्क कटा। बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नेल्लोर जिले में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गईं। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पैनोरमा खंड का उद्घाटन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं से भारत आकर शूटिंग करने का आग्रह किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच कोलकाता में जारी। और इटली में एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने नोवाक जोकोविच को हराया। खिताब के लिए डेनिल मेदवेदेव से खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।